हेलो स्टूडेंट, दिस इज रवि कुमार चौहान और आज आ गए तुम्हारे बच्चों न्यू टॉपिक में जिसमें मैं आपको फराडे का सेकंड लॉ पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपका रिकॉल कराता हूं होमवर्क। तो काफ़ी बच्चों ने होमवर्क मुझे सेंड करा था और बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन कुछ बच्चे थे जिनको होमवर्क में डाउट था, तो उन होमवर्क का जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो ये भेजा था मैंने आपको होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे सबसे मेन बात बताऊं क्या है। मेन बात यह है कि मैंने आपको बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन कराया था, लेकिन वो जो सेम क्वेश्चन कराया था बच्चों, उसमें रिडक्शन मेंशन था, ऑक्सीडेशन मेंशन नहीं था। रिडक्शन का मतलब होता है कोई भी वैलेंसी जो बड़े से कम में जाती है, बड़े से कम में कोई वैलेंसी जब डिक्रीज हो रही होती है उसे रिडक्शन बोलते हैं। और कोई भी वैलेंसी किसी भी कंपाउंड का जो चार्ज होता है, वो जो वैलेंसी होती है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उस समय उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो अगर आपके कंपाउंड पर जो चार्ज है, जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन कहलाता है। लेकिन अगर वो इंक्रीज हो रही है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ऑक्सीडेशन में जाएगा कौन? हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में जाएगा कि ऑक्सीजन जाएगा ऑक्सीडेशन में? तो देखते हैं कौन जाता है। तो यहां पर 2 मोल है बच्चों मेरे पास H2O के। तो जिन्होंने कर लिया हो उनके लिए बढ़िया, और जिन्होंने ना करा हो वो यहां पे देख लें। ठीक है, तो मेरे पास H2O के 2 मोल है, 2 मोल्स है, और यहां पे मेरे पास सिर्फ O2 है। H2O2 से क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। ओनली क्या बन रहा है? O2। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये जो H2O है, पानी जो है बच्चों, आप जानते हो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। ठीक है, आप जानते हो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हमें चेक क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी चेक करनी है? अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में H ही नहीं है, तो उसको लेके क्या करेंगे? तो H हो गया पिक्चर से बाहर, H को निकाल दो। ठीक है, अब आ जाओ आगे आप देखोगे कि जब हम इधर से इधर गए तो ऑक्सीजन के नीचे 2 लग गया, और ऑक्सीजन के नीचे जब 2 लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्टेबल। और अगर कोई चीज स्टेबल बन जाती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। तो बताओ, -2 से 0 गई, बड़ी की घटी? -2 से 0 गई, ऑक्सीडेशन स्टेट घटी की बड़ी? तो यहां पे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? तो यहाँ पे 2 मोल थे तो 2 मोल मैंने लगा दिए, लेकिन हाइड्रोजन हमें नहीं लेना है, हाइड्रोजन पिक्चर से बाहर है, हमें सिर्फ ये लेना है आपका। तो यहाँ पे हम 2O2 नेगेटिव, 2 आगे इसलिए लगाए क्योंकि 2 मोल दे रखे हैं मुझको, और यहाँ पर O2 है। तो ऑक्सीजन अगर 1 होता, मेरे पास 2 मोल है बच्चों, अगर ऑक्सीजन मेरे पास 1 मोल होता तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन में 8 बनने की कैपेबिलिटी कितने की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब अगर ऑक्सीजन का K एलिमेंट जो है वो 2,6 है, तो 6 में 8 बनने की कैपेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वैलेंसी 2 नेगेटिव होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी हमको उसको स्टेबल करने के लिए, उसको दोबारा से O2 बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 मोल है बच्चों, 2 मोल मतलब 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी न्यूट्रल करने के लिए, और अगर 2 ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इस साइड में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, या तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करके लिख रहा हूं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर सकते थे आप। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, थोड़ा दूसरा फॉर्मेट भी सीख ले करो कभी कभी। मैंने हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करवाए हैं हमेशा, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भी ऐड करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे? ऐड। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने मोल? 4 मोल। और 4 मोल का मतलब कितने फराडे? 4 फराडे। और 4 फराडे के बारे में मैंने बताया था, फराडे की वैल्यू कितनी होती है? तो फराडे की वैल्यू होती है तुम्हारी 96500 कूलम, और इसको मल्टीप्लाई करके बच्चों आपका चार्ज निकल जाएगा कि ऑक्सीडेशन करने में कितना चार्ज लगेगा, ऑक्सीडेशन करने में कितना चार्ज लगेगा।
तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आना चाहिए 386,000 कूलम, 386,000 कूलम। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको समझ में आया, फॉर्मेट की तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने थोड़ा फॉर्मेट अलग कर दिया, यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन कर दिए। आपको अगर ये फॉर्मेट पसंद ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे -4 इलेक्ट्रॉन कर दो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी तो 4 ही है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आ जाओ अब नीचे, आपके पास है 1 मोल FeO से Fe2O3 बन रहा है। तो मेरे पास FeO 1 मोल है, तो यहाँ पे नंबर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बन रहा है तुम्हारा Fe2O3, क्या बन रहा है बच्चों, Fe2O3। अब जरा Fe की वैलेंसी कितनी होती है हमको मालूम है, Fe की वैलेंसी होती है +2 और इसकी -2। आयरन की वैलेंसी +2 होती है नॉर्मली, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। क्या हमको इसकी वैलेंसी पता है, हमको इसकी वैलेंसी पता नहीं है, हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी पता होती है -2। अगर मुझे किसी कंपाउंड की वैलेंसी निकालना है, किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसे X मानना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मानता हूँ Fe2O3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, आयरन को मैंने x मान लिया, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, और ऑक्सीजन है कितने × 3 = 0। इस तरीके से आपने 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी निकालना सीखा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा होगा। ठीक है, तो 2x 2 3 जा -6 = 0, -6 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +6, और +6 जब 2 से डिवाइड होगा तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी +3। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि आयरन के ऊपर आएगी +3, आयरन के ऊपर आएगी +3। तो आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के चार्ज तो बैलेंस है, तो चार्ज ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। अब ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन का, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन को हम इस फॉर्मेट में नहीं लेंगे, ऑक्सीजन को इस फॉर्मेट में नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे इस फॉर्मेट में, हम आयरन को इस फॉर्मेट में लेंगे। देखो आयरन यहाँ पे +2 है, और आयरन यहाँ पे जाके क्या बन गया +3, तो एक वैलेंसी बढ़ गई, और बढ़ने को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो चलो आयरन को ऑक्सीडेशन कर दो, ये 2+ है और ये Fe3+ है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं कि आपका ऐड करके Fe2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव यहां पे भी बन जाए। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके ये जो Fe3 पॉजिटिव है ये Fe2 पॉजिटिव की तरह बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस कर दिया हमने, चार्ज बैलेंस कर दिया हमने। तो अब चार्ज बैलेंस कर दिया तो 1 मोल मतलब, और 1 मोल मतलब 1 फराडे, और 1 फराडे आप जानते ही हो 96500 कूलम। तो इसका आंसर होगा 96500 कूलम। ठीक है बच्चों, जितने भी आपको न्यूमेरिकल कराए वो अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। और ये होमवर्क जिन्होंने कर लिया हो उसके लिए बढ़िया, और जिनको नहीं आया था आई होप कि उनको अब समझ में आ जाए कि किस तरीके से उनको करना है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों हमारा फैराडे सेकंड लॉ का। आज मैं आपको फैराडे सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको फैराडे सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे अच्छा टॉपिक, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें से कम आते हैं, न्यूमेरिकल फर्स्ट वाली लॉ से ही ज़्यादा आएंगे। और क्या बोलते हैं, बस ये पढ़ने के लिए है। और इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो क्वेश्चन ये है कि फैराडे की फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ को प्रूफ करो। देखो क्वेश्चन क्या है, फैराडे के फर्स्ट लॉ से किसको प्रूफ करो, सेकंड लॉ को प्रूफ करो। तो पहले मैं आपको बोलूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से बना लो एक बार। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बना देना। उसके बाद मैं खिचड़ी बना देता हूँ थोड़ी सी, तो वो खिचड़ी फिर स्पेशल होती है, पता है आपको। तो यहाँ पर फैराडे सेकंड लॉ पढ़ते हैं, लेकिन फैराडे सेकंड लॉ की नॉलेज लेने से पहले आपको फैराडे फर्स्ट लॉ पता होनी चाहिए। और जिसको फैराडे फर्स्ट लॉ नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ एक बार कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होती है। ठीक है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होती है बच्चों आपकी, अगर आपके पास कोई सेल है और एक सेल है आपके पास, और उस सेल में आपने एक को जोड़ा है पॉजिटिव से, एक को जोड़ा है नेगेटिव से, तो पॉजिटिव वाला हो जाता है आपका एनोड और नेगेटिव वाला हो जाता है आपका कैथोड। पॉजिटिव वाला हो जाता है आपका एनोड और नेगेटिव वाला हो जाता है कैथोड। और आपने इसके अंदर कोई ए बी इलेक्ट्रोलाइट डाला है जो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में टूट चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी जितनी आप पास कराओगे तो उतना वेट डिपॉजिट होगा, उतना वेट ग्राम में क्या होगा, डिपॉजिट होगा।
इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितना भी आप चार्ज दोगे, तो जितना भी आप चार्ज दोगे तो वेट क्या होगा, उतना ही डिपॉजिट होगा और उतना ही क्या होगा, लिबरेट होगा। गैस होगी तो लिबरेट होगी, और अगर मास कोई डिपॉजिट होना चाहता है तो वो डिपॉजिट होगा। कभी कभी हो जाता है कि गैस भी बन जाती है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों चार्ज के, ठीक है। तो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वेट डिपॉजिट होगा और वेट क्या होगा, लिबरेट होगा। इलेक्ट्रोलाइट उतने ही टूटेंगे और इलेक्ट्रोलाइट इतने टूटेंगे तो फिर आपका वेट भी ज़्यादा बनेगा। तो इससे हमें ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी तो वही केस है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। अगर ये समझ गए हो तो यहाँ पे आ जाओ। अब आपके 2 सेल हैं और एक सेल, और इन सेल को सीरीज में कनेक्ट करा गया है। ये सेल की रॉड हो गई, तो ये वाली रॉड और ये वाली रॉड, तो ये वाली रॉड है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट और ये वाली रॉड है नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट। और यहाँ पे हमने 2 रॉड ऐसे करके जोड़ी है और इस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों सीरीज। इस सिचुएशन को बच्चों क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। और सीरीज कनेक्शन का मेन फायदा ये होता है कि जितना आप चार्ज यहाँ पे पास कराओगे उतना ही सेकंड कंटेनर में पास होगा। ये ध्यान रखना, जितना आप चार्ज यहाँ पे पास कराओगे उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप चार्ज Q पास करा रहे हो, चार्ज अगर Q पास करा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको Q चार्ज ही मिलेगा। सीरीज में चार्ज बच्चों सेम रहता है, सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं पहली लॉ पर। उसने बोला जितना चार्ज देंगे उतना वेट डिपॉजिट होगा, उतना वेट लिबरेट होगा। ठीक बात है। यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं, यहाँ पे भी चार्ज सेम और यहाँ पे भी चार्ज सेम। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो यह है कि चार्ज बढ़ाओगे तो वेट बढ़ेगा, चार्ज घटाओगे तो वेट घटेगा, चार्ज जितना दोगे उतना ही वेट बनेगा, वेट बराबरी में बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या वो कॉन्सेप्ट लग सकता है? यहाँ पे क्या वो कॉन्सेप्ट लगेगा कि आप अगर चार्ज यहाँ पे दे रहे हो, चार्ज दोनों में सेम जा रहे हैं, तो वेट का ठीक से लिबरेट हो पाएगा? तो बच्चों हमने देखा कि वेट लिबरेट अनइक्वल हो रहा था। अगर यहाँ पे मान लो जिंक का वेट 5 ग्राम लिबरेट हो रहा था किसी चार्ज पर, तो यहाँ पे कॉपर का वेट 6 ग्राम हो रहा है। अगर यहाँ पे जिंक का वेट 10 ग्राम हो रहा था तो यहाँ पे कॉपर का वेट 12 ग्राम हो रहा है। अगर यहाँ पे जिंक का जो वेट है वो 15 ग्राम हो रहा था तो यहाँ पे कॉपर का वेट कितना होगा फिर? 18 या 19 ग्राम होगा। तो ऐसा क्यों है भला? तो आपके सामने जवाब है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग लिए हैं। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी रखते हैं, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं टूटने के लिए, कि सॉल्ट कितनी जल्दी टूट जाता है। हो सकता है ZnSO4 देर में टूट रहा हो सकता है कॉपर पहले टूट जा रहा हो सकता है कि जिंक बाद में टूट रहा हो सकता है कॉपर पहले टूट जा रहा हो। तो इसीलिए मटेरियल अलग होने की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट अलग होने की वजह से, आप चार्ज अगर सेम देते भी हो, आप अगर चार्ज सेम देते भी हो, तो इलेक्ट्रोलाइट अलग होने की वजह से कभी भी वेट बराबर नहीं आएगा, कभी भी वेट बराबर नहीं आएगा। तो भाई लॉ क्या हुई फिर? लॉ तो यही है, चार्ज वाली है। और क्या है लॉ? तो यहां पे मैं समझाता हूं आपको कि लॉ कैसे आगे बढ़ेगी। अब लॉ कैसे आगे बढ़ेगी? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला वेट तो बराबर नहीं आ रहे हैं, वेट में तो फर्क आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अलग है। तो उन्होंने बोला कि अगर वेट में फर्क आ रहा है तो एक बार वो चेक करके देखें, इक्विवेलेंट वेट। एक बार इक्विवेलेंट वेट चेक करके देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जब हमने एक्सपेरिमेंट करा बच्चों, यहाँ पे जरा बताओ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कैसे लिखते हैं? यहाँ पर W इज इक्वल टू जेड क्यू आ जाता है। तो W बराबर Z को क्या लिखते हो? इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, और Q लिख देते हो। Z का फॉर्मूला होता है, Z होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, और इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट क्या होता है? E अपॉन F होता है। तो जरा हम यहाँ पे अगर वेट ऑफ जिंक लिखें तो वेट ऑफ जिंक कितना लिखेंगे? WZn इज इक्वल टू EZn अपॉन F। चार्ज तो सेम है, चार्ज सेम है तो फैराडे की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। और यहां पर W कॉपर इज इक्वल टू E कॉपर अपॉन F, और यहां पे चार्ज आ गया। तो ये दो मुझको रिलेशन मिले फर्स्ट लॉ के हिसाब से। अब इन दो रिलेशन को अगर बच्चों में डिवाइड करा दूं तो यहां पे मुझे मिलेगा वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ जिंक। इस वैल्यू को ऊपर रखूंगा और इस वैल्यू को डिवाइड में रखूंगा तो F और Q कट जाएंगे और मेरे पास आएगा E कॉपर डिवाइडेड बाय E जिंक, E कॉपर डिवाइडेड बाय E जिंक,
इतना क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, या तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कॉपर को पहले क्यों ले लिया, तो आप जिंको को पहले ले लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। आप वेट ऑफ जिंक को पहले ले लो, बस ऐसा करना कि जिंक वाले को ऊपर ले लेना, EZN। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बस आपको। आप चाहे जिंक को ऊपर ले लो, चाहे कॉपर को ऊपर ले लो, लेकिन एक मेरी राय मान लेना कि ज़्यादा रिएक्टिव वाले को ऊपर ही रखना। ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो होता है वो ऊपर रहेगा फॉर्मूले में, तो बढ़िया रहता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो मैं आपको रेफर ही करता हूँ कि जिंक वाले को ऊपर रखना, ठीक है। हालांकि किसी को भी ऊपर नीचे रखो कोई फर्क नहीं है, हम तो लॉ पढ़ा रहे हैं, तो लॉ में कुछ भी कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बस लॉ को चेंज मत कर देना। लॉ में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन पूरी लॉ को बदल मत देना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मतलब क्या बना, मतलब की बात क्या बनी, मतलब की बात बच्चों ये बनी कि जो वेट ऑफ जिंक है, वेट ऑफ कॉपर है, वेट ऑफ जिंक है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट के। वेट ऑफ कॉपर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट के। तो यहाँ से हमें समझ में आता है, अगर मैं इन दोनों को छोड़कर बस सब्सटेंस लिख दूं, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चों यहाँ पे हमारी लॉ बन जाती है फराडे की सेकंड लॉ। क्या बनी फराडे की सेकंड लॉ? फराडे की सेकंड लॉ बच्चों ये बनी हमारी कि अगर दो सेल है हमारे पास, अगर हमारे पास दो सेल हैं या दो से ज्यादा सेल हैं, दो से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं दो सेल हो, 3 कंटेनर लगा दो, 4 कंटेनर लगा दो, 5 कंटेनर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास जब दो या दो से ज्यादा सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, और उनको आपने सीरीज से जोड़ा हो, उनको आपने किससे जोड़ा हो, सीरीज से जोड़ा हो, तो जो भी आपका वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा, जो भी आपका वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों इक्विवेलेंट वेट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। समझ गए आप डेफिनेशन? डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो अगर अब आप खुद अपना लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, ये तो मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन करके देता हूँ, ठीक है, जब तक आप रिलेशन नोट कर लो। तो ये रही बच्चों आपकी डेफिनेशन, ठीक है, फराडे सेकंड लॉ की डेफिनेशन। डेफिनेशन है इट स्टेट दैट व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज सप्लाइड, अगर कुछ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आप सप्लाई करा रहे हो, सेम अमाउंट कब करवा पाओगे, तो सेम अमाउंट कब करवा पाओगे, जब सीरीज में कनेक्ट होगा। जब आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, देन वेट डिपॉजिटेड और लिबरेट, यहां पर आ जाओ, देन वेट डिपॉजिटेड और लिबरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट, देन वेट डिपॉजिट और लिबरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट, देन वेट डिपॉजिटेड और लिबरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। याद रखना डेफिनेशन को, याद रखना डेफिनेशन को। फराडे फर्स्ट लॉ है वेट डिपॉजिट होगा, वेट लिबरेट होगा जितना चार्ज आप पास कराओगे, वेट डिपॉजिट होगा, वेट लिबरेट होगा जितना चार्ज आप पास कराओगे। लेकिन ये क्या होता है, वेट डिपॉजिट होगा, वेट लिबरेट होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और बच्चों एक लौता क्वेश्चन जो इसके पेपर में काफी बार आ चुका है, और न्यूमेरिकल ज्यादातर फर्स्ट लॉ से आते हैं, और इसका न्यूमेरिकल मैंने करा भी दिया है, उसी न्यूमेरिकल में करा दिया था जब दो सीरीज वाला, दो सेल वाला कराए थे मैंने आपको, तो आप प्रैक्टिस कर लेना वहां से, और कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। तो अब मैं आता हूं इसके बैक टू बैक रिपीटेड क्वेश्चन में, जो एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि फराडे की फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ को प्रूफ करो, फराडे की फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ को क्या करो, प्रूफ करो। तो बच्चों वो हम अब प्रूफ करने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, और फिर हम फराडे की फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ को प्रूफ करते हैं। ओके, इसको नोट डाउन करिए। ओके, तो क्वेश्चन है बच्चों, प्रूफ सेकेंड लॉ ऑफ फराडे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं फटाफट। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, या तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ लिख लो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम जानते हैं कि वेट जितना डिपॉजिट होगा, जितना भी लिबरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। और यहाँ पे वेट जो होता है उसके लिए हम z कांस्टेंट लगा देते हैं और q लगा देते हैं। और q बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, q को हम लिख सकते हैं it, तो q को हम लिख सकते हैं i इंटू टी। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको, ये है फर्स्ट लॉ आपकी, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। लेकिन अब उसने बोला कि यहां पर आपके पास दो कंटेनर है, यहां पे आपके पास दो कंटेनर है,
और अगर आपके पास 2 कंटेनर है तो ये रॉड हो गई, ये रॉड हो गई, और इसको हमने प्लस से जोड़ दिया और इसको हमने माइनस से जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने एक रॉड ली और यहाँ पे एक रॉड ली, इसको हमने ऐसे ही कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, और ये जो कनेक्शन हो गया ये सीरीज हो गया। तो जब हम चार्ज पास कराएंगे यहाँ पे भी चार्ज क्यू जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज क्यू जाएगा, उसके तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू जाएगा तो आई और टी सेम रहने वाला है, करंट और टाइम सेम रहने वाला है, और यहाँ पे भी करंट और टाइम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो वेट होगा वो बच्चों W1 हो जाएगा, पहले कंटेनर के लिए वेट W1 हो जाएगा, और दूसरे कंटेनर का वेट क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। इसका जो कांस्टेंट है जो Z है बच्चों वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट जो Z है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा Z1 और यहाँ पे मिलेगा हमें Z2। तो अगर मैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, अगर मैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करूं पहले कंटेनर के लिए, तो पहले कंटेनर के लिए क्या लॉजिक बनेगा, W1 Z1, और भैया करंट तो सेम है, चार्ज सेम है, तो IIT आप सेम लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे W1 और Z1 पहले कंटेनर के लिए, और दूसरे कंटेनर के लिए क्या लिखोगे, W2 और Z2, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है तो वेट अलग है, और वेट अलग है तो इक्विवेलेंट वेट अलग है, ठीक है, वेट अलग है तो अभी इक्विवेलेंट वेट अलग है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे वेयर W1 इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई I इंटू टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। W2 is equal to Z2 into I into T. This is the second equation. And we also know that कि Z के जो वैल्यू होते हैं बच्चे वो होते हैं E is equal to Faraday, E is equal to Faraday, और E अपॉन फराडे की वैल्यू होते हैं 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो बच्चों अगर Z की वैल्यू ये होती है E अपॉन 96500 कूलम, तो Z1 की कितनी होगी बताओ जी हमको, ठीक है। Z1 की कितनी होगी, तो Z1 की होगी E1 अपॉन 96500 कूलम। Z2 की कितनी होगी, Z2 की होगी बच्चों E2 अपॉन 96500 कूलम, ठीक है, 96500 कूलम। तो देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या बन जाएगी हमारी बताओ, W1 Z1 की जगह पे क्या आ जाएगा, Z1 की जगह पे आ जाएगा E1 अपॉन 96500 मल्टीप्लाई I इंटू टी, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन बच्चों, ठीक है। और W2 क्या हो गया, E2 अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो अगर हम दोनों को बच्चों डिवाइड करा दें, अगर हम दोनों को डिवाइड करा दें तो इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, तो आपको पता है 96500 96500 I और T सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका W1 अपॉन W2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों E1 अपॉन E2, और यही तो है आपके फराडे सेकंड लॉ। तो ये आपकी फराडे सेकंड लॉ प्रूव हो गई, ये आपकी फराडे सेकंड लॉ प्रूव हो गई, प्रूव्ड, फराडे सेकंड लॉ आपकी क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको, ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि फराडे सेकंड लॉ कैसे प्रूव हुई। फराडे फर्स्ट लॉ लगाया, लेकिन 2 कंटेनर है तो 2 कंटेनर के लिए W1 Z1 हो गया, करंट सेम रहेगा, पहले कंटेनर के लिए W1 Z1, दूसरे कंटेनर के लिए W2 Z2, और Z की वैल्यू आप E अपॉन F रख सकते थे, पर मैंने F की वैल्यू को बता दिया दोबारा से 96500, नहीं तो F से F कट जाता, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप Z की वैल्यू फिर सेकंड और फर्स्ट में डालोगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आपको मिलेगी, और थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कराओगे तो आपके पास फराडे सेकंड लॉ का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हुआ आपका फराडे सेकंड लॉ कंप्लीट, और उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो फराडे फर्स्ट लॉ में करा चुका हूँ, फराडे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, फराडे सेकंड लॉ भी करा चुका हूँ, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद रखें, अच्छे से इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, रेसिस्टिविटी पढ़ाऊंगा, कापा के बारे में पढ़ाऊंगा, मोलर कंडक्टिविटी, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने को, तो वो हम आगे वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।